चलो अब लिखो सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। सेक्सुअल साइकिल्स इन फीमेल्स। क्या है टॉपिक? 45 खोलो है। नहीं, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। जो मैं हेडिंग लिखूं। साइकिल इन फीमेल्स। हाँ, साइकिल चलाने वाला साइकिल। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। इतना भी नहीं सजाना। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। अब बताओ जरा इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करनी है। मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। ट्रूएशन ही होएगा। स्पेलिंग बता। मेंस्ट्रुएशन। TRUATIUN होता है। TRUATIUN। मेंस्ट्रुएशन साइलेंट हो जाएगा कोई वर्ड ऐसे हो। नहीं, TRUA। R नहीं बोल पाऊंगी ना, R जो है ना। मेंस्ट्रुएशन नहीं बोल रही मैं, तो नहीं बोला जाएगा। लिख लो आप लोग। अरे चलो, पूछना है मैम। नहीं पूछना, शांति से लिख लो पहले। डिसअपॉइंटमेंट में लिखना। पीट दूंगी मैं आपको। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। ये तो टॉपिक। हाँ हाँ, इसी को कहते हैं ना मेंस्ट्रुएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन खुद करके लिख लेना। स्पेलिंग हाँ तो लिख ली हेडिंग। अच्छा ये बोलो ना मुझे। द रिलीज ऑफ एन ओवम। द रिलीज ऑफ एन ओवम। क्या लिख दिया? मैम ये किसकी? मैं मेंस्ट्रुअल डाल के ऐसे ऐसे लगी तो उसका आगे वो लिखना है ना उसका। लिखना हेडिंग क्यों नहीं डालनी है उसकी? ये देखो ऐसे, फिर ये अच्छा लिखो। द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी, ovum from an ovary is called ovulation. Is called ovulation. लिखो इन नॉर्मल हेल्दी गर्ल। इसी के आगे क्या हम पॉइंट बना लो ना। इन नॉर्मल हेल्दी गर्ल ओव्यूलेशन टेक प्लेस। क्या कर रहे हो? ठंड लग रही है। मैं इसी बंद कर देती हूँ। आप के बाद Ovulation take place on the 14th day of the beginning. In normal healthy girl, ovulation takes place on the 14th day. अगर हम डे 1 से काउंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 14th कह रही हूँ, ठीक है? क्या? मैं वो बताती हूँ, समझाती हूँ। 14th डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहाँ डबल ई आ रहा है? 14 की स्पेलिंग क्या होती है? 14th पे 1 4 TH लगा दो। बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज ऑफ 28। हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप मेंस्ट्रुअल ही लिखना है इसमें, जहाँ पे भी आपको गड़बड़ लगे, बस क्योंकि हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर मैं गलत बोलूँ तब भी सही लिखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। पहले लिखवा लूँ फिर समझाऊंगी ये। और 28 डेज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर। द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर। और नहीं, ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर। द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। कहाँ रह जाते हो? मुझे क्या हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं बोलूंगी अब, मैं रिपीट बता रही हूँ, तुम आजू बाजू वाले से देख के लिखना। द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग of the uterus, thick and soft the uterus along with its blood vessels. रिपीट कर रही हूँ, thick and soft lining of the uterus along with its blood vessels पहुँच गए यहाँ तक। in the form of vaginal bleeding
अभी सारे इसके साथ ही लिखना हाँ हाँ, इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow or menstruation. Vaginal bleeding is called menstrual flow or menstruation. ये लिख लिया आप लोगों ने। तो अब इसमें समझाना क्या है कि अब मैंने बताया कि अगर स्पर्म नहीं आया, प्यूबर्टी के बाद अगर स्पर्म नहीं आता है तो क्या होएगी, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उस एग की यूट्रस के ऊपर इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी। मैंने क्या बताया, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, थिक ब्लड लाइनिंग के ऊपर इम्प्लांटेशन होती है। अब इम्प्लांटेशन भी नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन नहीं होने के बाद ओव्यूलेशन के कौन से पीरियड को कहते हैं, जहाँ पे आपके ओवरीज ने एग को रिलीज़ किया होगा, उस पीरियड को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अगर मान लो कोई भी XYZ गर्ल है, उसका 28 डेज़ का पीरियड का साइकिल है, 28 डेज़ का, अगर डे 1 को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो 14 डेज़ पे उसकी बॉडी क्या करेगी, एग रिलीज़ करेगी। ठीक है, 14 डेज़ पे उसकी बॉडी ने एग रिलीज़ कर दिया। 14 से 28 डेज़ के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो एग धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से होते होते सर्विक्स वजाइना से होते होते इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग बाहर निकल जाएगा। इसके लिए भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हार्मोन्स आप +2 में पढ़ेंगे, LHS, FH, ये काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जिनको हम हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। बस वो अब क्या, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो जो थिक ब्लड की लाइनिंग थी जहाँ पे उसको इम्प्लांट होना था, वो वहाँ पे जाके एग रुका हुआ होगा। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में वो ब्लड लाइनिंग टूटती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो एग को लेके बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसी को हम बोलते हैं फीमेल्स के केस में सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो ये हर 28 डेज़ पे जो नॉर्मल हेल्दी गर्ल होती है, नहीं तो कईयों में ये 24 डेज़ का भी होता है, 22 डेज़ का भी होता है, कईयों में ये 1.5 मतलब 1.5 महीने के गैप पे भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन हर बॉडीज़, हार्मोन्स कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ़ एग्स धीरे धीरे जब तक गर्ल 45 ईयर्स या 55 ईयर्स पर नहीं आती है, हर मंथ 1 या 2 एग निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब पहला पीरियड आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? पहला पीरियड पॉज हो गया, मेनार्क। ठीक है, मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो इस टॉपिक में से ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो कैसे निकला, बस ये मेनार्क और मेनोपॉज क्या होता है यही आएगा। ठीक है, बाकी तो हम सबने ऐसे ही लिखा। तो चलो लिख लो ये लाइन भी, मेनार्क और मेनोपॉज ही आएगा। वो ऊपर जो हमने लिखी कि शेडिंग हो रही है, ये हो रही है, ये नहीं पूछते, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, लिखो क्या, तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि मेनोपॉज और इसी की डेफिनेशन और इसी के बारे में पूछेंगे। जो ऊपर हमने इतनी ग्रंथ लिखी कि 28 डेज़ का होता है वो नहीं आएगा, ये कह रही हूँ मैं। क्या पूछूं, वो पेपर में नहीं आया। क्या पूछ लो, तुम्हें पूछना है तो पूछ सकते हो, इसमें क्या है, जो पूछना है पूछ लो, पढ़ ही रहे हैं। कह रहे हैं हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया। कहाँ ख़त्म हो गया, अभी आप में वही लाइन लिखी हुई है कि वाई डज नॉट फर्टिलाइज वाले। चलो इसमें लिखो टेम्परेरीली, हाँ टेम्परेरी लिखाऊं कि नहीं, टेम्परेरी लिखा, देखो टेम्परेरी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं, ये जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब की लाइन है। टेम्परेरी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसका छोटा सा डैश लगा दो, हाइफन वाला डैश लगा दो। कब होता है, व्हेन वुमन गेट्स प्रेग्नेंट। क्या स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिर हाइफन लगा के लिखना, व्हेन वुमन गेट्स प्रेग्नेंट। मतलब जो सेक्सुअल साइकिल है वो फीमेल में कब रुक जाती है, टेम्पररी बेसिस पे, जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद वो वापस शुरू होगा। तभी मैंने लिखा है कि टेम्पररी स्टॉप्स वाला। लाइन क्लियर है कि टेम्पररी स्टॉप हो जाएगी जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होगी। अब आप नेक्स्ट वाले में लिखो परमानेंट स्टॉप
हाँ, परमानेंट स्टॉप के आगे डैश लगा लो, इज नोन एज मीनोपॉज, MENO मीनो फिर पॉज, इकट्ठा लिखना है ये टर्म मीनोपॉज। और उसी का सेकंड पॉइंट बना के एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। डन। और ये 45 to 50 ईयर, ये बात भी याद रखना, धीरे धीरे एग्स की क्वालिटी क्या होती जाती है, गिरती चली जाती है एंड वो ख़राब हो जाती है। स्पर्म एज वेल एज एग दोनों की क्वालिटीज़ बाय द एज ऑफ आफ्टर 35-30 आप कह सकते हो, वो धीरे धीरे नीचे चली जाने स्टार्ट हो जाती है। चलो अब हम लिखेंगे फर्स्ट अकरेंस। ये क्या हेडिंग? हाँ, जैसे आपने 3 पहला बनाया ना कि टेम्पररी स्टॉप, दूसरा क्या बनाया आपने, परमानेंट स्टॉप, तीसरा लिखेंगे फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। किस एज में होती है? 10 to 12 कह सकते हैं, 10 to 12 डॉक्टर्स का लिखना होता है। फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिर हाइफन लगा के मेनार्क इज कॉल्ड एज मेनार्क, MENARCHE लिख लिया मेनार्क। और एज क्या लिखोगे, एट प्यूबर्टी। ऊपर वाले में लिखा था 45 से 50 साल या 40 से 45 साल, नीचे वाले में एट प्यूबर्टी। इसमें कुछ पूछना है? फिर हम पहुंच गए बर्थ कंट्रोल पे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या सिस्टम्स होती हैं, और प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगा, इसके बाद मेनार्क, मेनोपॉज। अब हम आज का लास्ट टॉपिक सिर्फ बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे, फिर चले जाना। हम इसमें कितना टाइम हम्म, कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा ज़्यादा लंबा तो नहीं है, अभी है टाइम, वैसे पूछो। 15 मिनट, 10-15 मिनट, ठीक है। चलो लिखो बर्थ कंट्रोल। कॉपर का वो टी भी तो होता है। हाँ, कॉपर का ट्री, हाँ सही बोल रही हूँ, मुझे लगता है इसने सही बोला कृतिका ने। 8 में तो डिटेलिंग में था नहीं तो कृतिका की बात मैं भी मजाक करी, बुरा मत माना। बर्थ कंट्रोल लिखो। तो विकिपीडिया पे ये सब कुछ करता है। तो करने दो ना, क्या हो गया, नॉलेज की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कृतिका, हर चीज की नॉलेज है मैम, होनी चाहिए। हर चैप्टर की। वो पढ़ता, वो आने से पहले मुझे लगता है पढ़ता होगा, ठीक है। एक तो हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है ना, घर पे कोई बताता है ना, बात करते हैं, शादियों के बाद बताई जाती है। जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो चीज़ हमें पहले बतानी चाहिए, पता होनी चाहिए, आधी चीज़ें शादी के बाद पता चलती है कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये सब चीज़ें भी होता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो भी हमारा सेक्स एजुकेशन है या कुछ भी है, घर पे तो कोई बोलता ही नहीं है, किसी से चू चपड़ निकलती भी नहीं। मुझे लगता है आप लोग भी पता नहीं अपने छोटे भाई बहन को बताओगे, बात करोगे या नहीं करोगे, मुझे नहीं पता है, ठीक है। बस ये बातें नहीं करनी, बस मैं एक बात बोल रही हूँ कि घर पे तो कभी होता नहीं, मुझे लगता है कोई भी यहाँ पे नहीं होगा जिसके घर पे ऐसा कुछ होता होगा। मेरे घर पे भी यही सिस्टम है, बट हमने तो ये प्रथा बदल रखी है। हम मेरे एज में जो हम भाई बहन का ग्रुप्स है, उसमें खुल के आराम से बातें होती है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, सब आराम से। तो वो उतना रखना चाहिए ताकि कुछ पता चलता रहे। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ लिया, उसने कोई पाप नहीं कर लिया, कोई बात नहीं है। चलो बर्थ कंट्रोल में लिखो। बर्थ कंट्रोल का मतलब तो समझ आ रहा होगा नाम से कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और हम इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़ाए इसके लिए अरे यार बस तो वही कह सकते, मैं और तो कुछ कह नहीं सकते। जो ये पॉपुलेशन इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन को ज़्यादा ना बढ़ा। पंजाब में तो डिक्लाइनिंग पे आ गया है, अगर आप लोगों को पता हो तो। जो रिप्रोडक्टिव रेट होना चाहिए उससे वो डिक्लाइन पे आ चुका है, ठीक है। बस बच्चों बस, ठीक है, क्या ठीक है, बस इतना नहीं हंसना होता। लिखो बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। इतना बहुत सीरियस लिया करो, चलता है, इतना कुछ नहीं होता। कैन बी डन बाई प्रिवेंटिंग। तुम लोग को थोड़ी ना बोल रही थी, तुम्हारे भी 10-10 साल है, तुम अभी शांति से रहो। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाई प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी
कैन बी डन, बस कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। मैं कहता बेचारी रूबन क्या हो गया? ऐसी बातें चलती है ना। हाँ वो बीमार है बहुत, उसे 104 है फीवर। ये होता है। फीवर है उसे 2-3 दिनों से। मैं तो हो गई थी। हाईएस्ट लिमिट कितनी थी? 106 मैंने देखा हुआ है अपने घर में बस। हाँ, 106 देख रखा है ना मैंने। मेरे को कुछ दिन पहले 107 था, लेकिन मैं 7 हो गए। बेड पे तो नहीं था, तो ये मतलब ऐसे ही एकदम हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज वो नहीं होते हैं। मेरे ब्रदर को 106 हुआ था पर वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। चलो लिखो, लिख लिया। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। अब इसके कंट्रोल के मेथड्स लिखो। मेरे डॉक्टर खराब था। हाँ उसने तुमको ड्रिप चढ़ा दी मैम। नहीं चढ़वाना फीवर में ड्रिप बच्चे, उसने चढ़ा दी थी। नहीं चढ़ानी चाहिए। हाँ ड्रिप अगर आपको फीवर लगे ना 24 आवर्स से पहले आप रेस्ट नहीं चढ़ाने ड्रिप। चलो पहला मेथड लिखो, बैरियर मेथड। कौन है ये गाने वाले बच्चे? चुप हो जाओ। केमिकल मेथड, दवाइयाँ खाने वाली, दवाइयाँ खाते हैं जो कैप्सूल टैबलेट सब आती है, ठीक है। थर्ड वाला इज अनऑपरेटिव। सर्जिकल मेथड, ठीक है। पहले ओवरऑल बताती हूँ तीनों में होता क्या है, फिर हम कहानी लिखना शुरू करेंगे। बैरियर मेथड का मतलब क्या है? नॉर्मल हम बैरियर्स लगाएंगे। तो बैरियर कब लगेगा? फॉर मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उसको रोकने के लिए बैरियर्स लगाते हैं। तो बैरियर्स के लिए नहीं, शांत हो जाओ। टी कॉपर टी, थोड़ा शांत भी हो। तो जिसको तो सुन तो लो एक बार, बाकियों को नहीं पता। 2 मिनट अब चुप हो जाओ तुम लोग। अब सुनो तो तब खत्म नहीं हो तो बीच में चूचू मत करना, लास्ट में जो बोलना होगा बोलना, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या आएंगे? कॉन्डम्स, डायफ्राग्राम्स। कॉन्डम्स मेल के द्वारा यूज़ किया जाता है और डायफ्राग्राम फीमेल कॉन्डम होता है जो कि फीमेल के वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके के बैरियर मेथड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं बहुत ही कॉमनली, और जो हमारे गवर्नमेंट है इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते रहते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं। निरोध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निरोध। एज सच बुक में लाइन भी लिखी होती है कि हम जो कॉन्डम इज़ कॉल्ड निरोध। अगर आए तो पता होना चाहिए कि निरोध किसको बोला जाता है। केस बेस के फॉर्म में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बैरियर मेथड में 2 चीज़ें थी, कॉन्डम एंड डायफ्राग्राम। इसके बाद आपके पास इस सबसे इम्पॉर्टेंट बताया जाएगा, जितने भी आप टेक्निक्स पढ़ोगे ना उसमें 100% सेफ्टी एसटीडी से नहीं मिलती है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, जो सीमन या ब्लड फ्लूइड या कोई सलाइवा के कांटेक्ट में आने पे फैलती हैं, उससे नहीं मिलती है। जो कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम्स होते हैं इसको सबसे ज़्यादा अभी सेफेस्ट माना गया है एसटीडीज से बचने के लिए, ठीक है। कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम्स को, बैरियर मेथड को। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे HIV, एड्स वगैरह जो आप लोग सुनते होंगे, ये साथ है, वो 12th में पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। वायरसेस से होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपके पास केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड के अंदर क्या होगा? पिल्स होंगे, मतलब केमिकल्स आपकी बॉडी में पढ़ा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। फिर आगे जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि मैंने बताया था ना कुछ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब अलग अलग नाम है, LHS वगैरह होता है। तो ये सारे हार्मोन्स को हम दवाई खा के, जो मतलब जो ओव्यूलेशन कब होना था, 14 डेज़ पे होना था फॉर एग्जाम्पल, 14 डेज़ के बाद 10 दिन का और टाइम मिला, 10-15 दिन का, तब तक वो अंदर जाइगोट बन रहा था, जाइगोट। तो अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन हो भी गई, ठीक है, 14 डेज़ पे ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, तो हम इन केमिकल पिल्स को यूज़ करके उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब जो उस गर्ल को पीरियड्स 28 डेज़ पे आने थे वो क्या आ जाएंगे? अर्ली आ जाएंगे। अगर अर्ली आ गए तो वो जाइगोट जो फर्टिलाइज हुआ हो या ना हुआ हो, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है केमिकल मेथड, और ये सबसे वर्स्ट होता है क्योंकि इसमें हम अपनी बॉडी के हार्मोन्स को छेड़ देते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग बड़े हों, आगे जाए अपने अडल्टहुड में, तो कोई भी मेथड यूज़ करना इस सेफेस्ट माना जाएगा एक्सेप्ट दिस केमिकल मेथड। ये बहुत रिस्की होता है, बहुत ख़राब होता है। ये परमानेंट फीमेल को स्टेराइल बना देता है, मतलब वो आगे कंसीव ही नहीं कर पाएगी, उसकी बॉडी को वो हार्मोन्स
समझ ही नहीं आते होते, तो सबसे बेकार होता है ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक और टेक्निक आएगी, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ठीक है, यूट्रिन का मतलब यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर डालने वाले। इंट्रा यूट्रस के अंदर मतलब जो भी हमने डायग्राम बनाया था ना, नकली सा डायग्राम आपका, जिसमें आपका इस तरीके से फीमेल वजाइना होता है, तो बहुत सारे डिवाइस आते हैं जिनको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसमें से एक कॉपर टी, कॉपर एस नाम का। कॉपर टी कैसा होता है बस, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर एस शेप का होगा। तो ये क्या होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पतली सी पाइप होती है, ठीक है। जैसे इसको डॉक्टर के हेल्प में, एक्सपर्ट के हेल्प में वजाइना के अंदर डालते हैं तो ये रास्ता ब्लॉक कर देता है, ठीक है। समझने के लिए, ये रास्ता यहाँ पे ब्लॉक, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती ना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होने वाली थी, अब स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा, ये पूरा ब्लॉक हो चुका होता है, ठीक है। कॉपर टी और कॉपर एस इस तरीके से काम करते हैं और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक बार इंसर्शन के बाद 2 से 3 साल इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है, ठीक है। जिस मटेरियल का बना होता है ये आराम से, जब हटाना है तो हम आराम से इसको हटाया जा सकता होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, अ काइंड ऑफ बैरर मेथड आप कह सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई ना केमिकल खाई ना कॉन्डम्स यूज़ किया, बट इसके चांसेस प्रेगनेंसी को रोकने के बहुत कम होते हैं। क्या पता ठीक से लगा ना हो, ठीक है, या काम ना किया होगा, थोड़ी सी भी स्पेस होगी, अगर स्पर्म पास कर जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100% सेफ़ ये भी नहीं है, ठीक है। साइंस ने इतनी सारी टेक्निक्स बताई है, बट 100% सेफ़ सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल मेथड को माना जाता है। ऊपर आप कोई से भी मेथड को पढ़ोगे वो 100% सेफ़ प्रेगनेंसी से बचने के लिए नहीं होते। तो इसमें कॉपर टी, कॉपर एस, मतलब टी वाला बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसे खुल जाएगा माउथ वजाइना के अंदर, कॉपर एस में ऐसे थ्रेड लगी हुई होती है, और ये भी बिल्कुल ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब के रास्ते को ही ब्लॉक कर रहा होगा। क्लियर है? केस आया था, एक बच्चा एक कॉपर टी को पकड़ के पैदा हुआ। ठीक है, तो वही तो कह रही हूँ, अगर, हाँ ये है, मैंने भी सुना है, अगर वो स्पेस रहा, स्पर्म पास किया, तो ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजेशन होनी ही होनी है, बच्चा बोल रहा था रोक के दिखाओ। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होनी, बस क्या ये, इसकी लाइफ 2 से 3 साल या 5 साल, लेंथ बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। सर्विक्स का डायमीटर होता है, लेंथ होती है 2 से 3, बिल्कुल इतनी पतली सी छोटी सी होती है, ठीक है। क्या हुआ केमिकल में? मैम तो मतलब केमिकल, वो जो आप कह रहे थे कि वो जब केमिकल में वो दवाइयाँ, केमिकल में दवाइयाँ आती है, दवाइयों के नेम आपके एनसीईआरटी में पता नहीं इसमें मेंशन है कि नहीं, आप लोगों ने सुना अनवांटेड 72, सहेली, मालाडी, कुछ काफ़ी सारे नेम्स होते हैं जो पहले आपके 10th में एज इट इज़ लिखी हुई थी, मुझे पता नहीं इस बार शायद कट कर दिया है या क्या कर दिया गया है, ठीक है। ये नाम है, ठीक है, जो भी पिल्स होते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा वो में होता होगा, बच्चा उस टाइम नहीं ले सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल इनिशियल डेज में लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक। तभी बिल्कुल जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, अनवांटेड 72 मतलब विद इन इंटरकोर्स 72 आवर्स के बीच में वो मेडिसिन खा लेनी होती है। अगर वो बच्चा एम्ब्रियो के फॉर्म में आ गया तो उसको हम अबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है। वो टर्मिनेट नहीं हो सकती, वो बच्चा अबॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी फीमेल के वॉर्म में अगर बच्चा 3-4 मंथ्स का हो गया है, उसके बाद या तो वो अंदर डेथ हो गई उसकी, ठीक है, डेथ हो गई, या कोई एबनॉर्मल चीज़ें निकल गई, तो डॉक्टर उसको डिलीवर करवाती है। डिलीवर नहीं करवाए तो जिसको कहते हैं ना MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें अगर बच्चा के अंदर कोई खराबी है तो उसको निकालना, बच्चा उसका सर नहीं बना, कोई हड्डी नहीं बनी, कोई ऑर्गन नहीं बना, तो उसको निकालना होगा। तो अगर तो मतलब छोटा है, अभी आपके में है ट्राइमेस्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें डॉक्टर प्रॉपर जो डिवाइस होती है उसको डाल के पहले उसका पैर तोड़ के निकालते हैं, उसका हाथ तोड़ के, जो भी, क्योंकि बाकी चीज़ें बन चुकी होती हैं ना, और कुछ चीज़ें नहीं बनी तो लिटरली वो डाल के निकाला जाता है। अगर बच्चा डेथ कर गया फॉर एग्जांपल, तो अगर वो 6, 7 या 8 मंथ में है तो उसको नेचुरल लेबर आर्टिफिशियल लेबर डाल के उसको डिलीवर करवाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तभी जो भी प्लानिंग्स वगैरह होती हैं वो सब 3 मंथ के अंदर ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरा शेप नहीं ले चुका होता है। आफ्टर 3 मंथ उसके हाथ, पैर, आइज़, एवरीथिंग इज़ बन चुका होना। अगर उसके बाद गिराते हैं तो लिटरली उसको उसके हाथ पर ऐसे खींच के तोड़ के बाहर निकाले जाते हैं। तो उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब डॉक्टर्स की एडवाइस में।
अगर उस टाइम आप केमिकल दवाइयाँ ये खा लेते हो तो अंदर ही ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्रस फट सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है और माँ की जान भी जा सकती होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कई बार बच्चों के केमिकल इंजेक्शन के थ्रू तो मारा जाता है। हाँ तो मारा जाता है ना। फट कैसे जाता है? क्या? यूट्रस एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने उसमें दवाई खाई, अब उसके अंदर एक तो पानी रहता ही है, अब वो उसके ऑर्गन्स वगैरह कैसे डेथ हो गई क्या हो गई तो वो फट जाता है, पूरा अंदर ही फट जाता है। बाहर निकलने का रास्ता, माउथ तो खुला नहीं होता है, जो वजाइनल ओपनिंग होती है डिलीवरी के टाइम वो तो ओपन होती नहीं है, तो वो सब फट जाता है तो डेथ हो जाती है, ठीक है। मैंने कुछ टाइम गायनी में ट्रेनिंग भी करी थी, तो उस टाइम मैंने देखा है थोड़ा बहुत खतरनाक होता है ये सब चीज़ें। फटते हुए नहीं ये सब नहीं देखा, और उसमें नहीं जाने देते, पीडियाट्रिशियन में नहीं जाने देते। फटता है तो फीमेल की बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ता है? आपको कितना पेन होगा वो अंदाज़ा लगा के देख सकते हो कि नेचुरल पीरियड क्रैम्प्स कैसे होते हैं, और जब वो चीज़ होती होगी तो वो क्या होता होगा, अंदाज़ा लगा के देख सकते हो उस पेन का कि क्या होता है। बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, हो जाते हैं, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो तो डॉक्टर के सुपरवाइजन में करेंगे तब ना, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है लास्ट सर्जिकल मेथड। अब सुनो सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं। अभी हमने बैरियर लगा लिया, बैरियर लगाने के बाद क्या कर दिया, केमिकल्स भी लगा लिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी लगा ली। सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास स्पर्म का कैरियर कौन था, वास डिफरेंशिया, ठीक है। और यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, ओविडक्ट। तो हम क्या करते हैं, जैसे ओविडक्ट के बीच में ऑपरेशन कहते हैं ना, कि ऑपरेशन करा लिया, बच्चे का ऑपरेशन करा लिया कि बच्चा नहीं होगा, ये सब आपने सुना होगा कॉमनली। यहाँ पे कट लगाते हैं और इसको टाई कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को दोनों साइड से कट करके टाई कर देते हैं। मेल के केस में भी उनका वास डिफरेंशिया को कट कर देते हैं, हाँ स्टरलाइजेशन इसको कहते हैं, और कट स्टिच कर देते हैं हम, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन तो हो रही होगी, एग फॉर्मेशन भी हो रही होगी, यहाँ पे ओवरीज होगा, ये ले रहा होगा, बट वो आगे नहीं जाएगा, पाइप ही नहीं है जाने का। और इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है। मेल के केस में पीनस का इरेक्शन, जो नेचुरल इरेक्शन होता है, इरेक्ट होने का, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सेक्सुअल प्लेजर नहीं रहता है। इसके बाद अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स, बहुत अलग अलग चीज़ें। फीमेल में तो जैसे ही, अगर जो गर्ल्स हैं अभी एडोलेसेंस में, उन्हें पता होगा पीरियड्स ना आए तो पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, अबनॉर्मल वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। तो अगर एक बार ये सर्जिकल मेथड ऑप्ट किया गया, ठीक है, अपने फैलोपियन ट्यूब को स्टिच करा लिया अपना, या वास डिफरेंशिया को, वो दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये परमानेंट स्टरलाइजेशन कहते हैं। मेल्स में वास डिफरेंस को काटते हैं तो वेसेक्टोमी, फीमेल में किसको काट रहे हैं, ओविडक्ट को, इसको क्या कहते हैं पता है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब कटती है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ठीक है, इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आएगा, बना के दिखाने के लिए आएगा आप लोगों को, 10th वाले को। अब आपका 9th में नया, ये आपको क्या क्या आएगा मुझे नहीं पता, उनका तो पता भी है। अगर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे लात मार के चला गया बस तो हाँ, फिर क्या होगा, तो उससे टेस्टिस अफेक्ट होंगी ना, ठीक है। अगर टेस्टिस के जो होते हैं, ठीक है, टेस्टिस ही अगर ख़राब हो गए तो स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तभी तो कहते हैं सबसे वीकेस्ट पार्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इतने भी डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों ने। जनरेशन लॉस बंद क्यों कर दिया, एसटीडीज, तो लिखा तो है नहीं, लिखना चलो लिखवा 48 टैब मुझे वो पढ़ाना पड़ता है ना 11th 12th को, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो यहाँ लग जाता है ये, तब दिक्कत होती है। फिर अब एसटीडीज, ठीक है चलो लिखवाऊंगी आप लोगों से। ये क्लियर था, इधर कुछ पूछना है?